जी मेरा माइक तो जगन शुरू हो ना माई मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? माइक में तो कोई इश्यू नहीं है? ओके ओके, आपको आवाज में भी आ रही, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था इक्वेशन, हाउ टू मेक एन इक्वेशन एंड देन हाउ टू सॉल्व इट, इसमें तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन मुझसे करना है तो पूछ सकता है। एनी कंफ्यूजन, प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन दैट वी डिस्कस अप टिल नाउ? कोई आपको नहीं पूछना? ओके ठीक है जी। तो हम बेसिकली इक्वेशन सॉल्विंग के प्रॉब्लम्स कर रहे थे, और इम्पॉर्टेंटली अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें अपने प्रीवियस लेक्चर्स को, तो जो इक्वेशन बना के सॉल्व करने वाली बात है, याद करें मैंने आपको पहले ये एक्सप्लेन की थी। पर्पस भी यही था कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें एक्सप्लेन करूं, बजाय इसके कि इक्वेशन बनानी कैसे है और देन एट द सेम टाइम इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। इसकी बजाय मैंने आपको ये इस तरह की जो इक्वेशन अगर आप नोट करें तो ये मैंने पहले आपको प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व करवाई कि इनको मल्टीप्लाई कर लें, एडिटिव फॉर्म में ले आए, बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म जो होती है वो मुश्किल हो जाती है। तो देन हम फिर इक्वेशंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब आपके पास नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 28, यानी कि आपके जो बुक में क्वेश्चन है क्वेश्चन 28 सेम है। अ स्टूडेंट बॉट सम पैकेट ऑफ बिस्किट्स फॉर ₹120। उसने बिस्किट्स के कुछ पैकेट परचेज किए। कितने पैकेट परचेज किए वो डोंट नो। एक पैकेट की कीमत कितनी थी वो डोंट नो, लेकिन उसका टोटल बिल 120 रुपए बना, यानी कि उसने 120 रुपए में कुछ बिस्किट्स के पैकेट्स जो है वो परचेज किए। इफ द बिस्किट्स हैड बीन ₹3 अ पैकेट चीपर, आल्दो हमें पैकेट की प्राइस नहीं पता फिलहाल कि कितनी है, लेकिन कहता है जी कि जितनी भी प्राइस है अगर वो ₹3 उसकी कीमत एक पैकेट की कम हो जाए, चीपर कम हो जाए, वी हैड रिसीव्ड 2 more पैकेट्स फॉर हिज मनी। चूंकि बिस्किट सस्ते हो गए, अब जो उसने 120 रुपए दिए थे कुछ पैकेट खरीदने में, चूंकि हर पैकेट की कीमत ₹3 कम हो गई, तो वो कहता है कि वो ज़ाहिर है कि ज्यादा पैकेट खरीद सकता है उतने ही पैसों में, फॉर हिज मनी उतने ही पैसों में। और कितने ज्यादा? 2। पहले कितने पैकेट खरीदे वो डोंट नो, पैकेट की कीमत कितनी थी वो मेंशन नहीं है। बताया जा रहा है कि अगर जितनी भी कीमत है, अगर ₹3 उसकी कीमत कम हो जाए पर पैकेट, तो वो अपने उतने ही पैसों में जितने पहले पैकेट वो परचेज कर रहा था, जिसका हमें इल्म नहीं है, अब वो कहता है मजीद 2 पैकेट वो ज्यादा खरीद सकता है। कंप्यूट द नंबर ऑफ पैकेट्स ही बॉट एंड द प्राइस पर पैकेट ऑफ द बिस्किट्स। कैलकुलेट करें कि उसने
कितने पैकेट खरीदे और हर पैकेट की कीमत क्या थी। तो इसमें एक्चुअली दो अननोन है, इसमें दो अननोन है। लेट प्राइस ऑफ ईच पैकेट इज एक्स रुपीज, अननोन, पता नहीं कितनी है। और दूसरी चीज भी अननोन है, लेट नंबर ऑफ पैकेट्स ही बॉट, कि उसने कितने पैकेट परचेज किए और उसका भी आइडिया नहीं है। अब चूंकि ये दो अननोन है तो हमें दो जो है वो इक्वेशंस रिक्वायर है। पहली इक्वेशन ये है कि उसने टोटल 120 रुपए पे किए, यानी कि अगर वो इतने पैकेट परचेज करता है, हर पैकेट की कीमत एक्स रुपीज है, उसने वाई पैकेट खरीदे हैं, टोटल बिल 120। तो वही बेसिक फार्मूला, प्राइस ऑफ ईच पैकेट इनटू नंबर ऑफ पैकेट्स, यूनिट प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, एक चीज की कीमत मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी थिंग्स ही बॉट, वाई पैकेट खरीदे, एक पैकेट कितने का, एक्स का, तो टोटल कितनी रकम बनी, एक्स इंटू वाई। हमें यह पता है कि जो टोटल रकम उसने पे की है अपने इस परचेज के लिए वो 120 है। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। सेकंड वन थी, अब सेकंड भी है, कहता है कि अगर पैकेट की कीमत 3 रुपए कम हो जाए, तो इसका मतलब पहले अगर एक पैकेट एक्स रुपीज का आ रहा था, अब हर पैकेट की जो कीमत है वो एक्स माइनस 3 कम हो जाएगी ना। अब क्या सिचुएशन है, कितने पैकेट खरीद सकता है, क्योंकि 3 रुपए हर पैकेट की कीमत कम हो चुकी है। अब वो कीमत जो पैकेट खरीद सकेगा पहले से, ये नहीं कि 2 पैकेट, पहले से 2 ज्यादा, पहले वाई खरीदता था तो अब 2 ज्यादा। तो ये नई प्राइस हो गई और ये नए उसकी क्वांटिटी हो गई। अब इस प्राइस के ऊपर जब वो इतनी क्वांटिटी खरीद लेगा तो पैसे कितने पे करेगा, सेम जितने वो उसने पहले पे किए थे। तो प्राइस चूंकि कम हो चुकी है, पैकेट वो इतने खरीदेगा लेकिन कीमत वो इतनी ही पे करेगा, दैट इज 120। तो इसको भी अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, तो मैंने इस इक्वेशंस को भी हमने सॉल्व किया था ना, जो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सप्लेन कर रहा था। तो मैंने कहा था जी मैं आपको इक्वेशन सॉल्विंग पहले बता देता हूं एंड देन फिर आप जाके अपना प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करेंगे। तो देन लेट द प्राइस ऑफ ईच पैकेट इज एक्स, लेट द नंबर ऑफ पैकेट्स ही बॉट वाई। अगर x कीमत है, y है, तो आप परचेज कर पाएंगे। एंड देन मैंने यहां पर सॉल्विंग भी एक्चुअली थोड़ी सी परफॉर्म की हुई है कि ये जो इक्वेशन है सेकंड, ये वाली, इस सेकंड इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है ताकि ये थोड़ी लीनियर फॉर्म में आ जाए। एंड देन फिर एक इसकी जगह जो है वो ये वाला 120 पुट कर दिया गया है और देन ये 120 और 120 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या रह जाएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो मेरे पास एक इक्वेशन, मैं ये इसलिए ऊपर से ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी इस प्रोसीजर को आपके लिए एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हाउ टू सॉल्व दैट इक्वेशंस। और फिर हमने ये पढ़ा था कि अगर वेरिएबल मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में आ जाएं तो देन सब्स्टिट्यूशन मेथड इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व। देन हमने इसकी वैल्यूज यहां से डिटरमिन की और वैल्यूज डिटरमिन करने के बाद उसमें पुट कर दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और इसमें x के 2 आंसर्स आ गए। अब x क्या चीज है, x है प्राइस। प्राइस तो नेगेटिव नहीं हो सकती ना, -12 रुपए का एक पैकेट, तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। तो सिर्फ x15 रह गया और x15 को जब आप y के लिए सॉल्व करना है तो यहां पर x15 लिख दें तो 8 आ गया। तो उसने एक्चुअली अपनी जो था, as the negative price of the packet is not possible, so consider x is equal to 15 as the price of each packet and then the number of packet is 8। तो उसने each 15 रुपए
एक पैकेट की कीमत थी और उसने 8 पैकेट परचेज किए हुए थे। देखिए जब आप इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो उस टोटल कीमत आ जाती है, ये तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर पैकेट जो है 3 रुपीज चीपर हो जाता है तो फिर 3 रुपए अगर उसकी कीमत कम हो जाती है तो इसका मतलब पैकेट 12 रुपए का हो गया। तो कितने पैकेट ज्यादा खरीद सकता था? 2, 10, अब भी तो 120 ही बिल बनेगा। तो इसका मतलब है हमारा आंसर जो है, बल्कि बैक सॉल्व अगर आपको नीचे क्वेश्चन ऑप्शन दी हुई है वो तो फिर बहुत आसान है। आप कह जी हम दोनों ऐसी कीमत और ऐसे पैकेट पिक करेंगे आंसर के तौर पे जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाए, और देन जितनी कीमत दी होगी उसमें 3 कम कर देंगे, जितने पैकेट उसने आंसर के तौर पे लिखे हुए हैं उसको 2 ज्यादा करके देखेंगे और देखेंगे 120 बन गया। ये तो आसान है। लेकिन एग्जामिनर समटाइम क्या करता है, वो कहता है आल्दो इसमें 2 अननोन है, पैकेट का भी नहीं पता, प्राइस का भी नहीं पता, लेकिन वो आपको सिर्फ एक पूछता है और आंसर में भी एक चीज ही देता है। वो कहता है व्हाट इज द प्राइस ऑफ ईच पैकेट। अब उसने फर्ज करें आपको ये आंसर दिए हुए हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा ये ठीक है कि नहीं, बैक सॉल्व कैसे करें, क्योंकि उसने हैं तो ये 2 अननोन, ठीक है ना, हैं 2 अननोन, लेकिन उसने आपसे आंसर के तौर पर एक अननोन, शायद वो भी थोड़ा क्लेवर है कि लोग जो है, जो स्टूडेंट जो है वो इसको बैक सॉल्व करके आंसर दे देंगे। तो मैं चले आल्दो 2 अननोन है, और समटाइम वो ट्रैप करने के लिए भी करता है, वो पूछ देता है लेट द प्राइस ऑफ ईच पैकेट बता दें। आप कहते हैं जी ये एक ही अननोन है, क्या जी उसने प्राइस ऑफ द पैकेट पूछी हुई है, आप दूसरा अननोन लिखते ही नहीं है और कहते हैं जी एक इक्वेशन बननी है क्योंकि एक ही अननोन है। गौर से देखिए उसमें दूसरी जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसकी जो टोटल कॉस्ट है 120, वो बनती है प्राइस ऑफ ईच पैकेट इनटू नंबर ऑफ पैकेट बॉट, वो 120 है, और जिसमें ना तो आपको प्राइस मालूम है ना ही नंबर ऑफ पैकेट बॉट मालूम है, तो इसमें 2 अननोन है। आल्दो उसने आपसे एक अननोन पूछा हुआ है, और एक अननोन पूछने की रीजन ये भी है कि एक तो वो आपको थोड़ा कंफ्यूज करना चाहता है कि स्टूडेंट एक ही अननोन डिफाइन करके और उसको सॉल्व करने के लिए फंस जाए, और सेकंड में भी वो इस चीज से अवॉइड होना चाहता है कि स्टूडेंट जो है वो कहीं बैक सॉल्यूशन की जाने जाके और अपना प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व ना कर ले। नेक्स्ट आई थिंक ये लास्ट है या इससे, जी ये लास्ट स्टेटमेंट प्रॉब्लम, लास्ट स्टेटमेंट प्रॉब्लम। अ स्पोर्ट्समैन covered 15 kilometers on a bicycle at a uniform speed. उसने 15 किलोमीटर का डिस्टेंस टोटल कवर किया है और एक ही स्पीड के साथ वो चला, यानी कि ये नहीं कि कभी उसने स्पीड ज्यादा कर दी या कभी कम। तो 15 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस जब उसने कवर किया है, किस स्पीड के साथ कवर किया ये नहीं मालूम, लेकिन बता रहा है वो स्पीड नहीं उसने बदली, वो बिल्कुल एक ही स्पीड से जो है वो चलता गया। इफ ही इंक्रीज्ड हिज स्पीड, अब पता नहीं उसकी स्पीड थी क्या, लेकिन बताया जा रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर ले, कितना, 4 किलोमीटर पर आवर, पहले कितनी स्पीड थी वो डोंट नो, लेकिन कहता जी जिस स्पीड से भी वो मूव कर रहा था, अगर वो अपनी स्पीड को 15 किलोमीटर की जो डिस्टेंस कवर के दौरान थी, अगर वो 4 किलोमीटर अपनी स्पीड इंक्रीज कर लेता है, he would have arrived the destination जहां उसने पहुंचना था half an hour earlier, पहले पहुंच गया। क्यों? कि उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। पहले की स्पीड से गया था, कितना टाइम लगा था कोई पता नहीं, लेकिन बताया जा रहा है पहले जिस स्पीड से गया था अगर 4 किलोमीटर पर आवर फास्टर जाए, पहला जितना टाइम लगा था पता नहीं कितना था, लेकिन उससे आधा घंटा पहले पहुंच जाएगा। कहता है फाइंड द स्पीड, यानी कि जिस स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा था, एंड द टाइम इन आवर्स टू कवर द डिस्टेंस। 2 अननोन कि पहले वो किस स्पीड के साथ कितने टाइम में उसने 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया था। अगर स्पीड बढ़ा दे तो टाइम कम लगेगा, ये बताया हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया हुआ स्पीड थी कितनी, टाइम उसे लगा कितना। 2 अननोन है तो 2 अननोन हमने डिफाइन कर दिए। लेट द स्पीड पर आवर्स टू कवर द डिस्टेंस, x किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड हो गई। लेट द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस, देखिए ये जो आधा घंटा टाइम है ना, ये पहले टाइम से कम लगा उसे, लेकिन ये तो नहीं पता ना पहला टाइम था कितना, पहले कितना उसको टाइम लगा था, ये तो नहीं मेंशन, तो हमने कह दिया वाई,
तो दो अननोन है। अब हमें बिल्कुल ये स्टूडेंट वो जो अभी हम करके हटे हैं, प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ पैकेट ही बॉट, तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम इज द डिस्टेंस कवर्ड। अब डिस्टेंस कवर्ड 15 है, स्पीड कितनी है? वो जी हमने एक्स रखी हुई है, टाइम कितना है? हमने वाई आवर्स रखे हुए हैं, डिस्टेंस कवर्ड कितना है? 15। तो एक इक्वेशन बन जाएगी, एक इक्वेशन बन गई कि स्पीड इनटू टाइम, पहले था यूनिट प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट इज द टोटल, और अब है स्पीड इनटू टाइम इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड 15। स्पीड अब उसने बढ़ा दी, टाइम कम लगा y माइनस 1/2, और डिस्टेंस कवर्ड स्टिल उतना ही, कितना? 15। अब अगेन अगर आप उसी प्रॉब्लम्स को लेके बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हमने स्टूडेंट, पहले मैंने एक्चुअली इसको ना मल्टीप्लाई कर लिया ना, x इंटू वाई माइनस 1/2x प्लस 4y एंड प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 15। ये वाली इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, और इसमें फिर एक्स वाई जो है चूंकि 15 है तो यहां 15 आ जाएगा, और 15 फिर 15 के साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड देन ये इक्वेशन सिंप्लीफाई। थोड़ा सा अटेम्प्ट करें, वही सिंप्लीफाइंग स्टेप है। अगेन एक्स के दो आंसर आ गए, एक एक्स का आंसर पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक्स क्या चीज है? एक्स है स्पीड, तो नेगेटिव आंसर तो एक्सेप्टेबल नहीं है। सिंस द स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो द स्पीड इज 9.135 किलोमीटर पर आवर। अगर मुझे स्पीड का पता चल चुका है, स्पीड का, तो यहां पर अगर आप रखेंगे 15/9.135 तो टाइम आ जाएगा, तो उसको 1.64 आवर्स जो है वो इस डिस्टेंस कवर्ड में रखे थे। और ये ऑलमोस्ट समझ लें 80% प्रॉब्लम जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, ये वो वाले प्रॉब्लम है जो कि आई कैप ने प्रीवियस ईयर में अपने पास पेपर्स में जो है वो दिए हुए थे। दो चीजें मैंने आपको इन प्रॉब्लम्स में इंपॉर्टेंट ही बताई, और मैं समझता हूं कि शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ टू मेक द इक्वेशन। इक्वेशन कैसे बनानी है? क्यों? एग्जाम में एग्जामिनर फर्ज कर ऊपर वाले देता है और नीचे ने ना आंसर्स में सोल्यूशन नहीं आपसे पूछता, इक्वेशनें बना के दे देता है, और फिर क्वेश्चन करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन। यानी कि जो ऊपर स्टेटमेंट दी गई है, अबव सिचुएशन जो ऊपर स्टेटमेंट मेंशन है, उसको कहता है जरा देखते हुए बताएं कि कौन सी ऐसी इक्वेशंस हैं जो ऊपर वाली सिचुएशंस को जो है वो एक्सप्लेन कर रही हैं। तो इस वजह से इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट। बाद वाले चैप्टर में भी यही होगा, आपको सॉल्यूशन करते हुए आप कहेंगे ये तो अननोन है तो क्या करें जी, मैं कहूंगा इक्वेशन बना लें, आप कहेंगे हाँ इक्वेशन हमें बनानी आती है। ऐसी स्टेटमेंट हम लिखेंगे जिसमें राइट लेफ्ट साइड दोनों बिल्कुल आपस में इक्वल हो जाएं, तो ये इक्वेशन जो है वो आपके पास बन जाए। तो आई थिंक सो कि आपको लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते, दो इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, और अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट बनाते वक्त लीनियर इक्वेशन आ जाए या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाएं तो उनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये यहां तक समझ लें, इक्वेशन सॉल्विंग, इक्वेशन डेवलपमेंट, दो टॉपिक समझ लें यहां पर हमने कवर किए। कुछ हमने ग्राफ भी पढ़ रहे थे। ग्राफ क्या चीज होती है ना, ग्राफ एक किसी भी आप कह ले डेटे को एक फास्ट फूड के तौर पर देखना, यानी कि क्विकली रिव्यू करना, तो वो जो है वो ग्राफ की मदद से हम नोट कर लेते हैं। अब अगर कोई भी लाइन, कोई भी इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन अगर लीनियर हो, लीनियर जिसकी पावर 1, जिसमें वेरिएबल जो इन्वॉल्व हैं उनकी पावर अगर 1 है, तो कोई भी इक्वेशन अगर लीनियर हो तो उसका जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ को हम लाइन बोलते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ भी चुके हैं, और लाइन को हम ड्रॉ भी कर चुके हैं। वो हम देखा हमने कि लाइन को जो है वो हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या किया हमने कि जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन थी, यानी कि दो वेरिएबल्स अगर उसमें इन्वॉल्व थे, तो उन दो वेरिएबल्स को हमने
ड्रॉ किया और लाइन बन गई। और एक स्टेटमेंट एग्जाम में ये भी सिंपल आ जाती है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्राफ फॉर अ लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जो लीनियर हो उसका ग्राफ क्या बनेगा, लाइन बनेगी। अब आ गया सेकंड डिग्री कर्व, ऐसी कर्व जिसकी डिग्री 2 हो, जिसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, इसकी डिग्री 2 है, वेरिएबल एक ही है x। अगर कोई भी इक्वेशन, और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि कोई ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो सेकंड डिग्री हो, जो क्वाड्रेटिक हो, उसका ग्राफ जो है वो क्या बनेगा, तो उस ग्राफ की शेप इस तरह से बनेगी, ये लाइन नहीं है, यानी कि इट में भी पहले वो जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड जाए और फिर एक पॉइंट के बाद टर्न ले ले एंड देन उसकी मूवमेंट जो है वो अपवर्ड स्टार्ट हो जाए। जैसे ना वो क्या वो क्या वो छलांग लगाते हैं जो, तो वो पानी में पहले नीचे 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 जो कि मोमेंटम की वजह से जाते हैं, फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि वो रिटर्न बैक हो जाते हैं, यानी कि ऊपर की जाने मूव करना स्टार्ट करते हैं जब वो बाहर निकल जाते हैं। जो डाइवर्स होते हैं ना, जो ऊपर से छलांग लगाते हैं तो वो पानी में गिरते 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 नीचे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उनका मोमेंटम खत्म हो जाएगा एंड देन फिर वो स्विम करते हुए ऊपर की जाने वापस आ जाते हैं। ये भी हो सकता है, और डायरेक्शन अपोजिट भी। अब अपोजिट डायरेक्शन क्या है कि जी पहले वो ऊपर जाते जाएंगे और एक सर्टेन पॉइंट्स के बाद डाउनफॉल। ये जैसे बॉल होती है, क्रिकेट बॉल, या बैट्समैन हिट करता है, फोर्स नीचे से लगाई जाते 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 मैक्सिमम वो पॉइंट पर पहुंचती है एंड देन देयर इज अ डिक्लाइन। ठीक, तो दोनों पैटर्न हो सकते हैं। जिस तरह से लाइन अपवर्ड पैटर्न में भी हो सकती है और लाइन जो है वो डाउनवर्ड पैटर्न भी हो सकता है, लेकिन पैटर्न नहीं चेंज होता उसका। यहां पैटर्न चेंज होता है। कैसे? आप डाउनवर्ड चला है लेकिन एक पॉइंट के बाद पैटर्न चेंज करके अपवर्ड भी चला है, तो दोनों पैटर्न सेम में आ गए। यहां पहले अपवर्ड चला है और फिर एक पैटर्न के बाद वो डाउनवर्ड चला है। ठीक है ना, दोनों पैटर्न सेम ही ग्राफ में आ रहे। तो जो इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी, उसमें दो पैटर्न होंगे, इधर फर्स्ट डाउन एंड देन अप आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, और फर्स्ट अप एंड देन डाउन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। तो मैंने नोट करके लिख दिया कि ग्राफ ऑफ सेकंड डिग्री कर्व इज कॉल्ड पैराबोला। इस शेप को हम मैथमेटिकली, अगर उसको लाइन कहते थे तो इसको हम पैराबोलिक ग्राफ बोलते हैं। अच्छा, इस पैराबोलिक ग्राफ में लाइन में मैंने आपको यह कहा था कि कम से कम 2 पॉइंट काफी हैं लाइन को ड्रॉ करने के लिए, एक एक्स इंटरसेप्ट पॉइंट और एक वाई इंटरसेप्ट। लाइक फर्ज करें एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट आपके पास ये आ गया, आपने लाइन ड्रॉ कर दी। एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, आपने लाइन ड्रॉ कर दी, तो 2 पॉइंट काफी है। पैराबोला ग्राफ बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट्स कम से कम रिक्वायर होंगे, वो मैंने डॉट करके मार्क, वो ये भी हैं 1, 2 और 3। 3 पॉइंट्स हमें चाहिए। जो ये एक्स एक्सिस लाइन है, जो पॉइंट एक्स एक्सिस से गुजर रहे हैं उन्हें हम एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, और मैंने देखिए एस लिखा है, इसका मतलब 2 एक्स इंटरसेप्ट हो गए। लाइन एक ही दफा कट करती ना एक्स एक्सिस को, क्योंकि उसने रिटर्न तो होना नहीं होता, उसने वापस तो आना नहीं होता, गुजर गई सो गुजर गई, वो वापस नहीं आएगी। तो हम कह देंगे कि उसका सिर्फ एक दफा वो एक्स एक्सिस को कट करती है, दोबारा नहीं करेगी वो। लेकिन जो पैराबोलिक शेप है, एक दफा वो एक्स एक्सिस को कट करेगा तो नीचे की जानिब गया, फिर उसने वापस आना, दोबारा फिर कट करना है। इसी तरह से यहां से गुजरा, कट करके मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, फिर जब वापस आएगा फिर कट करेगा। तो इसलिए पैराबोला के जो हैं वो 2 पॉइंट तो एक्स इंटरसेप्ट्स हो गए। लाइक फर्ज करें मैं मैनुअली ड्रॉ, मैंने करना भी है, मैं मैनुअली ड्रॉ करने लगा हूं, तो मुझे ये तो पता चल गया कि एक यहां से और एक यहां से। मैं कहूंगा ओके,
शेप यहां पर बनेगी ऐसे करके, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये ग्राफ इधर से ऐसे हो जाएगा, इधर से ऐसे होगा या इधर से ऐसे होगा, ये नहीं मुझे आइडिया। यानी कि वो इस शेप की फॉर्म में मैक्सिमम किस पॉइंट पे जाके रिटर्न करेगा, वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या अगर वो नीचे की जानिब जा रहा है तो कितना नीचे जाके वो रिटर्न बैक करेगा। यानी कि तीसरा जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो ये होगा। लाइक मुझे पता चल जाता है कि जी ये जो तीसरा पॉइंट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, या ये, तो फिर मैं ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दूंगा और ये कह देंगे जी हमने पैराबोला ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक, तो इसका मतलब है कि पैराबोला शेप ड्रॉ करने के लिए, अगर लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए, तो फिर पैराबोलिक शेप, सेकंड डिग्री कर्व शेप ड्रॉ करने के लिए आपको 3 पॉइंट्स चाहिए, 2 एक्स इंटरसेप्ट और इस पॉइंट को जहां पर जाके वो मैक्सिमम अपनी वैल्यू अटेन करता है, इसे हम वर्टेक्स पॉइंट बोलते हैं। ये भी वही है, इसको भी हम वर्टेक्स ही कहेंगे। वर्टेक्स जहां से उसने अपना बेंड चेंज करना है, जहां से उसने अपना रास्ता वापस लेना है, उसे हम वर्टेक्स पॉइंट बोलते हैं। बॉल फेंकते जाते हैं, बॉल एक पॉइंट पे जाके रुक के वापस आ जाती है, वो जहां पर रुकी है वो मैक्सिमम हाइट है और वो उसका वर्टेक्स होगा। डाइवर ने नीचे छलांग लगाई, दरिया में, पानी में, स्विमिंग पूल में जंप किया है, वो नीचे जा रहा है, अभी जा रहा है, जहां से वो स्टिल होके वापस की जाने आ रहा है वो उसका वर्टेक्स पॉइंट कहलाएगा। तो वर्टेक्स पॉइंट जिसके बाद कर्व अपना शेप चेंज करती है, अपना रास्ता बदल लेती है, ऊपर जा रही थी वापस हो जाती है, नीचे जा रही थी वापस टर्न करके ऊपर आ जाती है, तो हम इसको उसका वर्टेक्स पॉइंट जो है वो कॉल करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें 3 पॉइंट्स जो है वो रिक्वायर है। अच्छा, ये जो पैराबोला है फर्स्ट शेप, ये वाली, इसको हम कह देते हैं कि ये शेप, कैसे हम दोनों को लहदा बोलते हैं, इसे हम कह देते हैं ओपन अपवर्ड है, ये ऊपर की जानिब से खुला है, ओपन अपवर्ड। तो ये जो पैराबोला शेप है इसकी हम कहते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ ओपन है, किस साइड से खुला है, एक साइड से बंद है ना, एक साइड से तो क्लोज है, किस साइड से ये खुला है, तो उसे हम कह देते हैं ये ओपन अपवर्ड है, तो ये ओपन डाउनवर्ड है, तो ये डायरेक्शन ऑफ ओपन है। और कभी एग्जाम में एग्जामिनर आपको इक्वेशन एक लिख के देगा, ये पूछ लेता है जी कि इसका ग्राफ क्या बनेगा, आप देखें वो सेकंड डिग्री, आप कहें जी पैराबोला बनेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और कभी क्या होता है कि वो आपको सिर्फ इसकी डायरेक्शन ऑफ ओपन पूछता है कि जी अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये किस साइड पर ओपन होगा, अप साइड से ओपन होगा या डाउन से। तो हम लगेगा तो ऐसा ही है, तो ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। नहीं, ड्रॉ किए बगैर भी बताया जा सकता है कि इक्वेशन की शक्ल देख के हम बता सकते हैं कि जी इसकी डायरेक्शन ऑफ ओपन जो है वो किस साइड पर होगी। तो अब ड्रॉ करने का प्रोसीजर देखें, आपको ड्रॉ करना एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए कि आपको कौन सा ग्राफ पेपर दिए जाएंगे और आपको क्या दिया जाएगा, सबमिट करे और एग्जामिनर चेक करेगा कि इसने क्या, स्टूडेंट ने सही ड्रॉ किया है, तो ड्रॉ करना तो नहीं आएगा। लेकिन इस ड्रॉ करने के जो स्टेप्स हैं वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं, वो आपको मैनुअली पूछ लेगा। वो कहेगा कि ये स्टूडेंट तो बता तो सिर्फ वही सकता है जिसे पैराबोला शेप ड्रॉ करनी आती है, चाहे वो ड्रॉ ना करे लेकिन उसे पता है कैसे ड्रॉ करते हैं, तो वो उसका आंसर कर सकता है। अब प्रोसीजर क्या है, कहता फर्स्ट वन, डिटरमिन द डायरेक्शन इन विच द पैराबोला ओपन्स। यानी कि सबसे पहला काम आपको यह करना होता है, इक्वेशन देख के उसकी डायरेक्शन ऑफ ओपन डिटरमिन करना हमें कंसर्न होता है। क्या वो अपवर्ड ओपन होगी पहली शेप, क्या वो डाउनवर्ड ओपन होगी दूसरी शेप, अपवर्ड ओपन डाउनवर्ड ओपन। एग्जामिनर सिर्फ ये भी पूछता है, बस ये बता दे जी अपवर्ड ओपन होगा कि डाउनवर्ड ओपन होगा, देखते हैं कैसे पता चलता है। सेकंड, डिटरमिन द पॉइंट्स वेयर द पैराबोला कट्स द एक्स एक्सिस। पॉइंट्स इसका मतलब ज्यादा होंगे, कहता है जी दूसरा स्टेप ये करें कि वो चीजें नोट करें जहां पर पैराबोला ने 2 दफा एक्स एक्सिस को कट करना है। डिटरमिन द पॉइंट्स वेयर द पैराबोला कट्स द एक्स एक्सिस। वो पॉइंट कहता जी नोट करें जहां पर पैराबोला ने एक्स एक्सिस को कट करना है। और पहले बता चुका हूं ये एनफ इंफॉर्मेशन नहीं है। लाइक एक पॉइंट फर्ज करें ये आ गया, दूसरा पॉइंट ये आ गया,
अब ये है ना, फिर ये भी पता है डायरेक्शन ऑफ ओपन अपवर्ड है, फर्ज करें ये भी पता है मुझे, लेकिन ये मुझे आइडिया नहीं है कि अब वो कितनी डेप्थ पे जाके उसने रिटर्न बैक करना है, यानी कि उसका वर्टेक्स पॉइंट कितना है। जब तक आप तीसरा पॉइंट नहीं लगाएंगे आपको वापसी का सफर का नहीं पता चलना, कहां से वापस होके अपनी डायरेक्शन बदलेगा। वो तीसरा स्टेप है, कहता है डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स। कोऑर्डिनेट्स का वर्ड किसके लिए बोलते हैं? पॉइंट के लिए। तो वर्टेक्स क्या है? पॉइंट ही तो है, वर्टेक्स पॉइंट है, यानी कि इसकी कोई ना कोई तो एक्स वैल्यू होगी ना यहाँ पर, ये एक्स वैल्यू, और इसकी कोई ना कोई, अगर मैं वाई एक्स से ड्रॉ करूंगा तो कोई ना कोई इसकी वाई, तो मे बी ये 5 इसकी एक्स वैल्यू हो और 20 इसकी वाई वैल्यू, तो पॉइंट है ना ये। तो इसका मतलब एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और तीसरा पॉइंट ये हो गया। तो फिर 3 स्टेप क्या हो गए? डायरेक्शन ऑफ ओपन्स देख लें, 2 पॉइंट एक्स एक्सिस पे देख लें, वर्टेक्स पॉइंट नोट कर ले तीनों। एग्जाम में एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ ये आपसे क्वेश्चन करता है कि जी इसके एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट्स बताएं, सिर्फ कहता जी वो ये पैराबोला अगर ये कर्व हो तो एक्स एक्सिस को किन 2 पॉइंट्स पर कट करेगी, तो ग्राफ ना ड्रॉ करें, बता दें कैसे कट, कहां कट करेगी बता देंगे। और इट मे बी वो आपसे ये क्वेश्चन करे कि जी इसका वर्टेक्स पॉइंट क्या बनता है, तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही इसका वर्टेक्स पॉइंट कैलकुलेट करके बता सकते। तो एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल के थ्रू हम उसको सॉल्व करते हैं। आपके नोट्सों में एग्जांपल 28 है। एक कर्व है 3x² माइनस 15x एंड प्लस 12, सेकंड डिग्री कर्व 3x²। इसका ग्राफ ड्रॉ करना मुझे पता है जी, इसका ग्राफ तो पैराबोला बनेगा। अब 3 स्टेप्स करते हैं। पहला स्टेप क्या है? डायरेक्शन, कि जी डायरेक्शन से क्या मुराद है? डायरेक्शन ऑफ ओपन्स, डायरेक्शन से मुराद है डायरेक्शन ऑफ ओपन्स, कि इसकी डायरेक्शन ऑफ ओपन्स क्या होगी। किसी भी कर्व की, सेकंड डिग्री कर्व की डायरेक्शन ऑफ ओपन्स का पता चलता है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साइन से, कोएफिशिएंट से नहीं, यानी कि 3 से नहीं, 3 के साइन से। 3 का साइन क्या है? पॉजिटिव है, ग्रेट, और पॉजिटिव वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है। इसका मतलब है कि या तो इसका साइन पॉजिटिव होगा या इसका साइन नेगेटिव होगा। 0 ये हो नहीं सकता, क्यों? अगर ये 0 हो गया ठीक है, 0 का कोई साइन नहीं होता, लेकिन फिर तो ये सेकंड डिग्री कर्व रहेगी नहीं, इसका मतलब ये तो है नहीं, फिर तो लीनियर रहेगी ना। तो सेकंड डिग्री तो उस वक्त रहेगी जब तक एक्स स्क्वायर, ये नहीं किसी का, सिर्फ एक्स स्क्वायर का आपने साइन नोट करना, बस देखना है कि उसका साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 3, साइन क्या है? पॉजिटिव, विच इज ग्रेटर देन 3। अगर साइन पॉजिटिव हो तो उसकी डायरेक्शन ओपन अपवर्ड होगी। एक्स स्क्वायर का साइन पॉजिटिव, इट मींस कि डायरेक्शन ऑफ ओपन इज अपवर्ड। तो इसका मतलब है कि एग्जामिनर आपको इस इक्वेशन को लिख के ये पूछ ले जी इसकी डायरेक्शन ऑफ ओपन क्या है, तो जिसको तो पता वो कहेगा बड़ा आसान है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखना है, पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड, नेगेटिव है तो ओपन डाउनवर्ड। और जिसने इस लेक्चर को नहीं प्रिपेयर किया वो कहे ये कैसे पता चल सकता है कि इसकी डायरेक्शन ऑफ ओपन क्या। पहले तो उसे ये नहीं पता चलेगा कि डायरेक्शन ऑफ ओपन से मुराद क्या कह रहा है ना। तो ठीक है ना, चीजें वो आसान है जो आती हैं और मुश्किल है जो नहीं आती, जो नहीं तैयार की। तो पहला स्टेप हमने कर दिया डायरेक्शन, कैसे? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखें, वहां से कैसे पता चलेगा? साइन पॉजिटिव तो अपवर्ड डायरेक्शन ओपन होगी, साइन नेगेटिव तो डाउनवर्ड डायरेक्शन ओपन होगी। पहला स्टेप हो गया। अब बात आ गई एक्स इंटरसेप्ट्स की, 2 है ना इसलिए एस लिखा हुआ है। पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस वेयर पैराबोला कट्स द एक्स एक्सिस। कैसे एक्स एक्सिस? वहां वाई वैल्यू क्या होती है? एक्स एक्सिस पर 0। इक्वेशन लाइन में भी हमने कुछ ऐसे ही किया था, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई 0, अब भी यही है, ऐसे ही करेंगे। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई 0, पुट वाई 0। आप कहें जी वाई तो इसमें है ही नहीं, 3x² माइनस 15x प्लस वाई, बिल्कुल सही है। तो क्या करना है आपने? आपने इस पूरी एक्सप्रेशन को जो कि लिखी गई है, आपने इसको y के बराबर इक्वेट कर देना, कह देना है कि ये पूरी एक्सप्रेशन जो है वो y है। अब जरा प्रॉब्लम सॉल्व करें। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई 0, y का मतलब क्या है? 3x² माइनस 15x प्लस 12, तो 3x² माइनस 15x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इससे क्या होगा? इससे y इंटरसेप्ट आ जाएंगे।
3x² माइनस 15x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या चीज है? ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x की वैल्यूज आएंगी यानी कि x इंटरसेप्ट की वैल्यूज आएंगी, तो वो तो फिर 2 नहीं आ जाएंगी, और शायद हमें चाहिए भी 2 ही चाहिए ना, 2x इंटरसेप्ट। तो ये क्लियर हो गया। तो इस तरह से क्या करना है सेकंड स्टेप में x इंटरसेप्ट्स में, कि आपने वो जो इक्वेशन लिखी हुई है सिंपल इज दैट, उसको 0 के बराबर रख दें, वो क्वाड्रेटिक होगी, 2 आंसर देंगे, तो 2x इंटरसेप्ट्स आ जाएंगे। अगर मैं थोड़ा सा इसको स्केच कर लूं तो मे बी ये फर्ज करें रीजन है 1 2 3 एंड 4, ये आ गया, और डायरेक्शन ऑफ ओपन अपवर्ड है, ऊपर की जानिब ओपन होना है। अब बात आगे, इसका मतलब है कि चूंकि इसने ऊपर की जानिब ओपन होना है, तो फिर जो वर्टेक्स पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं वो नीचे कहीं होगा ना, नीचे वाली साइड पर। तो पहले वो डाउन जाएगा एंड देन अप, क्योंकि ओपन अपवर्ड्स तो है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स, तो वर्टेक्स के कहता है जी कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करने हैं, क्योंकि वो पॉइंट है, अगर वो पॉइंट है तो उसकी कोई ना कोई x वैल्यू भी होगी, कोई ना कोई उसकी y वैल्यू भी होगी, क्योंकि वो वर्टेक्स पॉइंट है, x y वैल्यूज होंगी। अब वर्टेक्स के लिए वैल्यू ऑफ x, पहले x वैल्यू ले लेते हैं, वेयर पैराबोला टेक्स इज मिनिमम वैल्यू। क्यों? चूंकि ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो कम से कम नीचे से नीचे जाना है इसने, y यहां बढ़ेगा, y यहां कम होगा। वो कहता है जी कितना कम होगा, तो वैल्यू ऑफ x वेयर पैराबोला इट्स मिनिमम वैल्यू। तो क्या करना है, सिंपल इज दैट, कि जो 2 वर्टेक्स पॉइंट आपने फाइंड आउट किए हुए हैं उनकी एवरेज कर दें, उनका सेंटर कर लें 2.5। तो वो जो वर्टेक्स पॉइंट आएगा यानी कि x वैल्यू, वो हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि वो 2.5 यहां ही बनता ना 2.5, तो यहां कहीं होगा। ये कंफर्म हो गया है कि उसकी x वैल्यू कितनी होगी, ये बिल्कुल जो उसके जो 2 इंटरसेप्ट्स हैं उनके बिल्कुल सेंटर में ये होगा। अब ये उसकी कितना नीचे जाना है, y वैल्यू कितनी होगी, तो सिंपल इज दैट, वो जो x वैल्यू आपने फाइंड आउट की हुई है उसको आपने इस इक्वेशन में, अगर क्योंकि इस इक्वेशन को आपने y के बराबर रखा हुआ है, इस इक्वेशन में आपने x वैल्यू जो है वो 2.5 पुट कर देनी है। 2.5 क्या है, वर्टेक्स की x वैल्यू, और इससे क्या आ जाएगी, वर्टेक्स की y वैल्यू आ जाएगी, -15 एंड +12, और ये आंसर आता है -6.75। पॉइंट कंप्लीट हो गया है कि वर्टेक्स की x वैल्यू 2.5 है और y वैल्यू कितनी है, -6.75। अब देखिए, अगर वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज द वर्टेक्स पॉइंट, तो फिर ग्राफ तो ड्रॉ करना नहीं, तो क्या करें, x इंटरसेप्ट्स ले लें, उनका सेंटर कर लें, तो वो उस वर्टेक्स की x वैल्यू आ गई, उस x वैल्यू को इक्वेशन में पुट करें और उस वर्टेक्स की y वैल्यू आ गई, पॉइंट आ गया। पॉइंट में x y वैल्यू होती है ना, पॉइंट में x y वैल्यू। तो मैं अब इस प्रोसीजर को कंप्लीट कर रहा हूं। 1 और 4 डायरेक्शन ओपन्स अपवर्ड है, तीसरा पॉइंट वर्टेक्स का लगाना है, 2.5 से जाना है और -6.75। तो ये समझ लें पॉइंट जो है वो राउंड अबाउट 2.5 है, और जहां पर जाके ये इस साइड से -6.5 एंड देन इससे गुजरती हुई लाइन आपने पास आउट कर देनी है, एंड देन इट बिकम्स अ पैराबोलिक शेप। अच्छा, ये सिमेट्रिक होती है, सिमेट्रिक, इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, यानी कि ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से गुजरे उसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। देखें, अगर मैं कहूं और ये लाइन लगा दूं और कहें ये देखें दोनों साइड पर एक जैसी शेप है, तो गलत है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो इधर से कट करेंगे ना, तो दोनों साइड पर अभी भी ये थोड़ा सा है, और अगर मैं इधर से इसको कट करूं तो बिल्कुल ये दोनों साइड की शेप एक जैसी होगी, तो इसे हम क्या कह देते हैं, लाइन ऑफ
सिमेट्री। छोटे क्लास में बच्चों को भी ये वो सिखाया जाता है, इसे फोल्ड ओवर टेस्ट कहते हैं। अगर आप यहां से काट दें, एक दूसरे के ऊपर रखें एक जैसी शेप, लाइन ऑफ सिमेट्री, यहां से स्क्वायर को काट दें एक जैसी शेप, डायगोनली काट दें, फोल्ड कर दें इनको आपस में एक जैसी शेप, इधर से काट दें एक जैसी शेप, तो स्क्वायर की 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, पैराबोला की सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री उस लाइन को कहते हैं जो वर्टेक्स पॉइंट से पास करती है, और हम कहते हैं, रिपीट कर रहा हूं, पैराबोलर शेप ड्रॉ करने के लिए हमें 3 इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती हैं, डायरेक्शन ऑफ ओपन्स, एक्स एक्सिस पॉइंट्स, वर्टेक्स पॉइंट्स, वर्टेक्स पॉइंट, और एग्जाम में वो कभी आपको सिर्फ ये कह देता है जी कि इस ग्राफ का नाम बताएं जो सेकंड डिग्री कर्व, वो पैराबोला। कभी वो कहेगा इसकी डायरेक्शन ऑफ ओपन्स बताएं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नोट कर दें। अगर ये इक्वेशन ऐसे होती तो मैंने कहना था चूंकि इसका साइन नेगेटिव है तो मैंने इसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड कर दी। तो डायरेक्शन ऑफ ओपन्स का आइडिया होता है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को देख के, पॉजिटिव तो अपवर्ड, नेगेटिव तो डाउनवर्ड। एक्स इंटरसेप्ट्स पुट y 0 बट देयर इज नो y, तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन को उसकी जानिब रख लेंगे एंड देन आप कह देंगे कि ये 0 हो जाएगा। एंड देन वर्टेक्स पॉइंट, तो वर्टेक्स पॉइंट क्या है, दो जो x इंटरसेप्ट्स हैं उनका सेंटर। अच्छा, इसके अलावा भी अगर आप को डायरेक्टली वो पूछता है तो ये भी यूज किया जा सकता है, -b/2a, ये डायरेक्टली आपको वर्टेक्स पॉइंट की एक्स वैल्यू दे देगा, बजाय इसके कि आप पहले एक्स इंटरसेप्ट्स फाइंड करें, फिर उनकी एवरेज करें और उसके बाद कहें 2.5। डायरेक्ट फार्मूला ये है कि वर्टेक्स पॉइंट की एक्स वैल्यू नोट करनी हो -b/2a, और -b कितना है, ये माइनस फार्मूले का है, ये b की वैल्यू है, एंड डिवाइडेड बाय 2a, 2 into a, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15/6, 6 2s are 12, 30 and 6 5s are 30, 2.5, सेम आंसर। ऐसा भी किया जा सकता है -b/2a। अगर वो सिर्फ आपको वर्टेक्स पॉइंट पूछता है तो क्या करें, आप उस वर्टेक्स की x वैल्यू फाइंड कर ले -b/2a से, और फिर वो जो आंसर आए x वैल्यू का वो इक्वेशन में पुट करके और देन सेम y वैल्यू आप नोट कर ले। तो आपने वो जो थोड़ा सा समझ लें एक प्रोसीजर था कि जी पहले हम इंटरसेप्ट पॉइंट्स फाइंड करेंगे, शायद उसको भी हमने अवॉइड कर लिया है, एंड देन उसका प्रोसीजर जो है वो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है जी, यहां तक चूंकि अगला फिर टॉपिक डिफरेंट हो जाता है। तो ये हमने आज पढ़ा, एक तो हमने इक्वेशन सॉल्विंग का टॉपिक कंप्लीट किया, और फिर हमने ये पढ़ा कि अगर कोई सेकंड डिग्री कर्व है तो उस सेकंड डिग्री कर्व को ड्रॉ कैसे करते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर होती है, और जब हमें पॉइंट मिल जाते हैं तो ड्रॉ करना तो नहीं आएगा, लेकिन वो आपको डायरेक्शन ऑफ ओपन्स, वैल्यूज ऑफ द एक्स इंटरसेप्ट्स, या वैल्यू ऑफ अ वर्टेक्स पॉइंट, या लाइन ऑफ सिमेट्री, इसके मतलब वो आपसे क्वेश्चन जो है वो कर सकता है जी। अब अगर आपने कोई आज के लेक्चर्स के रेलेवेंट कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम आपने मुझसे पूछना है तो पूछ सकते हैं आज के रेलेवेंट। एनीवन? या तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही या आपको सब कुछ समझ आ रही, जो कि दोनों गलत है, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल समझ नहीं आ रही या सब कुछ समझ आ रही है, ये दोनों गलत है जी। यावर, यावर आप अपना माइक ऑन करें, आप पूछिए क्वेश्चन मुझसे। सर वो क्वेश्चन नंबर 20 जो नोट्स में है सर, वो मेरे से हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने स्लाइड्स में किया हुआ कि नहीं किया हुआ? नहीं सर, वो आपने नहीं किया। मैंने किया हुआ, ये देखें, एक मिनट, 27, ये 20 ये हुआ फादर इज अ 4 times, ये नहीं है? नहीं सर, वो अमजद ड्राइव्स ऑन द हाईवे वाला है। अच्छा चले, वो चूंकि अभी क्लास का टाइम मैंने नोट कर लिया है, तो कल जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तो मैं पहले वो सॉल्व करूंगा, देन वी विल नेक्स्ट। क्योंकि मेरे पास नंबरिंग डिफरेंट है, मैंने तो कोशिश की थी सेम। यस सर, यहाँ क्वेश्चन 20 डिफरेंट है। अच्छा चले, मैंने तो अटेम्प्ट तो यही किया था कि सेम होनी चाहिए, लेकिन ये डिफरेंट है। अच्छा, ये जो पैराबोलिक शेप्स है
पैराबोला जो स्ट्रक्चर बनता है, इसका क्वेश्चन नंबर देखें 28 ही है आपके नोट्सों में या डिफरेंट है? 25 है सर, 25 है। 25 वो मेरा ख्याल आपको उसने नोट्स, चले कोई बात नहीं, कम से कम चीजें तो मैच कर रही है ना, ठीक है। वो अमजद ड्राइव बिल्कुल मुझे है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि एक क्वेश्चन है, तो मैं कल इंशाल्लाह, क्योंकि अभी अब स्टैट्स की क्लास और 5 मिनट इसने अपनी रिकॉर्डिंग में भी लेने हैं, तो देन मैं बिल्कुल उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके अलावा अगर कोई आपने आज की जो स्लाइड्स हैं या आज के रेलेवेंट हुए हैं कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं। चले ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह अभी हम 5 मिनट तकरीबन लगेंगे, तो फिर हम दूसरी क्लास जो है वो अपनी स्टार्ट करते हैं।